अब हम देखेंगे कि ये वी डी और जे रिकॉम्बिनेशन ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है। ये देखें, ये करता है बी सेल रिसेप्टर पे। ये बी सेल रिसेप्टर है हमारा, इस पे टेक प्लेस करता है रिकॉम्बिनेशन। और स्पेसिफिकली बात करें तो हाइपर एक्सटेंसिव होता है इसकी वेरिएबल पोर्शन में। और ये टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर में भी यही चेंज टेक प्लेस करता है, इनके भी वेरिएबल पोर्शन में। देखें, ये इनका हो गया वेरिएबल पोर्शन, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सट्रीमली डाइवर्स होता है। आगे हम देखते हैं, जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे हम उनको कंटिन्यू करते हैं कि वो स्टेप्स किस तरह वन बाय वन टेक प्लेस करते हैं। शुरू करते हैं हम हैवी चेन बनाने से कि हैवी चेन, पहले हम हैवी चेन बनाएंगे फिर हम लाइट चेन की तरफ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आ गया हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने कहा बिफोर बर्थ टेक प्लेस होती है कि इस इंडिविजुअल में इसके मैटरनल साइड से और पैटर्नल साइड से कौन कौन से वी डी और जे जीन्स इसने इनहेरिट किए हैं। जो इनहेरिट किए होंगे फिर उनका कॉम्बिनेशन ही आगे आएगा ना कि कौन से वो रिसेप्टर बनाने में उन्हीं जीन्स का रोल होगा ना। तो सबसे पहला स्टेप आ गया हमारे पास इनहेरिटेंस। दूसरा स्टेप है वी डी जे रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन दोबारा मिलना, मतलब कि पहले तो ये जुड़े ही होते हैं। देखें, पहले तो ये वी, एक वी होता है, फिर डी आता है, फिर जे आता है और आगे कांस्टेंट रीजन होता है। ये पहले भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होते हैं। फिर इनमें क्या होती है, डिलीशन म्यूटेशन। कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है और वो निकल जाता है, और जो बकिया पोर्शन होता है ना वो आपस में दोबारा ज्वाइन कर जाता है। तो डिलीशन म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के जरिए ये स्टेप अचीव किया जाता है। अगर हम थोड़ी डिटेल में देखें तो ये वी जीन हमने कहा था 44 तक होते हैं। तो V1 से लेके V1 होगा, V2 होगा, इस तरह V44 तक होंगे। फिर V के बाद आता है डी जीन D1 से लेके D27 तक होता है। और J1 से लेके J6 तक होता है। और एंड पे कांस्टेंट रीजन में क्लास स्विचिंग होती है, ये हम बाद में देखेंगे। इन इन जीन्स में अब रिकॉम्बिनेशन होती कैसे है, रैंडम होती है, मगर कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स होंगे ना, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होंगे जो कि इनको कहेगा कि भाई V2 ने D24 के साथ जाके मिलना है, और फिर यहाँ से J3 के साथ जाके मिलना है, और V1 ने D27 के साथ और फिर J5 के साथ जाके मिलना है। तो कोई ना कोई सिग्नल्स तो होते होंगे ना। अब हम देखते हैं उन सिग्नल्स को। ये देखें, ये अगर एक जीन है ना तो यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंसिंग। इस तरह करके ना इसे हमने ट्रायंगल से शो किया है। यहाँ पे सीक्वेंस मौजूद होता है जो कि डिटर्मिन करता है कि किसने किसके साथ रिकॉम्बिनेट करना होता है। ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये इसके 3 फर्दर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक होता है हेप्टामर, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, और एक होता है नॉनमर। जो हेप्टामर होता है ना वो एक चेन होती है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक। दरम्यान में न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं CAC AG TG। ये हेप्टामर बन गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। या तो 12 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है या फिर 23। अब 23 कैसे बनता है, जब 12 जुड़ते हैं ना तो वो एक लूप की फॉर्म में, तो वो 24 बनना चाहिए, मगर एक उस दौरान एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉन्ड बनाने में। तो 23 या तो 12 का सीक्वेंस होता है या 23 का होता है। नंबर 3 आ गया नॉनमर। नॉनमर में भी बिल्कुल हेप्टामर की तरह एक सीक्वेंस ही होता है, मगर 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 5 प्राइम से शुरू होता है और 3 प्राइम तक जाता है। दरम्यान में A 5 टाइम्स आ जाएगा और एंड पे CC। अब देखते हैं, सपोज करें ये एग्जांपल के तौर पर एक चेन ली है। ये वेरिएबल पोर्शन है, ये डी जीन हो गया, ये भी डी जीन हो गया, और ये जे जीन हो गया। इसका जो वी का जो सीक्वेंस है वहाँ पे 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे 12 हैं, यहाँ पे 23 हैं, यहाँ पे 23 हैं। अगेन ये बिल्कुल रैंडम हमने चूज़ किए हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो मिलना है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसने किसके साथ मिलना है, उनको देखते हैं। ये जो इनका मिलना है ना वो एक तो रूल है 12-23 रूल। वो ये है कि अगर एक जीन का के पास 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो जिसके साथ उसने मिलना है ना उसके पास 23 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो V है इसका अगर हमने पेयर बनाना है तो या वो D के साथ बन सकता है या J के साथ बन सकता है, इन दोनों के साथ। इस D के साथ नहीं बन सकता क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये वाली, दे शुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
तो अगर हम एज्यूम करें कि ये वाला जो डी है जिसके पास 23 हैं, इसके न्यूक्लियोटाइड्स और वी के न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं। जैसे एनांशियमर्स नहीं पढ़ते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में, बिल्कुल इस तरह ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होती हैं। तो ये इस तरह अलाइन कर जाएंगे, इन दोनों पे अफिनिटी होगी थोड़ी सी और ये आपस में अलाइन कर जाएंगे। दरमियान में क्या आ गया, ये डी वाला पोर्शन जिसमें 12 है, ये डी वाला पोर्शन इधर आ गया और ये इस तरह सामने अपीयर हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के होमोलोगस अलाइन कर जाएंगे और डी वाला पोर्शन सामने की साइड पे प्रोट्रूड कर जाएगा। अब इन दोनों का बनना है पेयर। अब हम देखते हैं कि वो पेयर किस तरह बनता है। ये देखें, ये हमारा सीक्वेंस था। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों ने में आपस में अफिनिटी डेवलप हो रही है ना, तो इसको फैसिलिटेट कौन करेगा? एक प्रोटीन होती है रैग प्रोटीन, ये रैग 1, ये हो गई रैग 2। ये आके इनके जो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस होते हैं ना, वहाँ पे आके बाइंड कर जाएगी। और ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली स्प्लाइसर्स होते हैं, काट देते हैं, खींच देते हैं। ये स्प्लाइस कर देंगे इनका ये वाला डीएनए का पोर्शन, ये स्प्लाइस कर देंगे और सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बना देंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अभी जो वी और डी जो बच गए उनमें हल्की सी टेल रह जाएगी। सॉरी, डी सीक्वेंस यहाँ पे गलती से बन गया था। अब सिर्फ वी के साथ ये हल्की सी टेल रह जाएगी जो कि स्प्लाइस करने के बाद बच गई है। ये वी के साथ पर्पल टेल और डी के साथ ऑरेंज टेल। और ये सीक्वेंस जो कट ऑफ हुआ है, देखें यहाँ से इसने ये वाला पोर्शन इनगल्फ कर लिया, इसको हम पूरा अगर कर लें, और यहाँ से इसने ये वाला पोर्शन इनगल्फ कर लिया और ये इसे काट के अलहदा हो गया है। अलहदा हो गया ना, इसने एक स्ट्रक्चर सा बना दिया है। इसे कहते हैं हेयर पिन। इस तरह एक बालों में लगाने वाली पिन नहीं होती, उसके 2 माउथ्स होते हैं और पीछे एक कनेक्टर सा होता है। इस तरह ये हम कहते हैं हेयर पिन सी बन गई है। या फिर इसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर फॉर्म में और एक्स्ट्रा अब है, यानी कि अब ज़रूरत नहीं है इसकी, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे ये यूटिलाइज कर दिया जाता है, फिर डिग्रेड कर दिया जाता है। ये जो हमारे पास वी और डी पोर्शंस हैं, अब इनके जो कट एजेस हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन काइनेजेस आती हैं। सबसे पहले आती है प्रोटीन काइनेज KU, ये आके यहाँ पे बाइंड करती है। फिर एक काइनेज है आर्टीमिया, वो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हम्प सा बना होता है, वो आके इस KU के आगे बाइंड कर जाती है। और इसका मकसद क्या होता है कि इन दोनों की जो सेगमेंटेड पोर्शंस है इनको आपस में यूनाइट करके एक सिंगल चेन बनाना। तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, एक सिंगल चेन V और D जिनके पास आपस में अफिनिटी थी वो अब एक सिंगल चेन में बन गए, और दरम्यान में जो D वाला पोर्शन था जिसके साथ अफिनिटी नहीं थी वो स्प्लाइस करके रिमूव हो गया और सेल से डिग्रेड हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन अब जाएगा डॉटर सेल्स में। यहाँ पे हमारे पास V और D रिकॉम्बिनेशन तो मुकम्मल हो गई है, मगर अभी भी इसमें वेरिएबिलिटी के चांसेस हैं। वो हम देखते हैं स्टेप नंबर 3 में। देखते हैं हम स्टेप नंबर 3 जो कि था रिकॉम्बिनेंट इनएक्यूरेसी। रिकॉम्बिनेंट इनएक्यूरेसी में क्या होता है, ये हमने लास्ट स्टेप में हमने ये बनाया था, ये हमने फाइनल सीक्वेंस बनाया था, हमने कहा था कि ये प्रोजेनी में जाएगा। ये V और D जो सीक्वेंस है ना, अभी भी इसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है। किस तरह, एक तो ये अपने फॉर्म में रहेगा, इस तरह करके वो जीन बना देगा, मगर इनके दरमियान मतलब पोर्शन है ना, यहाँ पे एक एंजाइम होती है टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेजेस, ये भी सेल के अंदर मौजूद होती है, इसे TNT भी कहते हैं। ये एंजाइम के पास पावर होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा सकती है, यानी एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन, ये इन पोर्शंस में ना न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा सकती है। अब देखें, एक तो इस कॉम्बिनेशन से जो रिसेप्टर बनना था, जो जीन एनकोड होना था, जो प्रोटीन बननी थी और उससे रिसेप्टर की शेप बननी थी, और इसके दरमियान अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा दें, उनके इफेक्ट से फिर जो प्रोटीन बनेगी उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हल्का सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अगेन रिकॉम्बिनेशन और वेरिएबिलिटी के या फिर हाइपर वेरिएबिलिटी के चांसेस बहुत इंक्रीज कर जाएंगे। और कौन सी ऐड करवानी है न्यूक्लियोटाइड वो भी स्पेसिफिक नहीं है। अब हम देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह ऐड करवाती है और इसका क्या रोल है। ये देखें, ये हमने वो ली TNT एंजाइम, एज्यूम किया कि इसने V और D के दरमियान में एडेनिन और थायमीन ऐड करवा दी, और D और J जीन के दरमियान में साइटोसिन और गुआनिन ऐड करवा दी।
मगर ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था। सपोज करें ये इस तरह हो गया, कहीं पे इसने ये ऐड करवा दिया और कहीं पे इसने थायमीन और साइटोसिन और गुआनिन ऐड करवा दी। इस तरह लाखों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कहीं पे गुआनिन पहले आ जाए, थायमीन बाद में चला जाए। लाइक जस्ट इमेजिन कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और कितनी मुख्तलिफ टाइप के रिसेप्टर्स डेवलप हो सकते हैं। एक तो जीन्स की कॉम्बिनेशन से V1 D3 और J4 इस तरह करके इनके कॉम्बिनेशन से, उसके अलावा इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने से हाउ मच नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस, कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। एंड जस्ट नेचर ऑलवेज एक्साइट्स अस। देखें ये बन गया, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दी, इनमें वेरिएशन। अच्छा जी, ये तो वेरिएशन बढ़ गई ना। इन न्यूक्लियोटाइड्स में से अब ये जो रीजन है ना, जो लाइंस मैंने शो कराई हुई हैं, ये जो कनेक्शन है, इनको कहते हैं इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स ये स्प्लाइस हो सकता है, इसको बाहर निकालना होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। फाइनल जो हमने mRNA बनाना है उसमें इन पोर्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो DNA लाइगेजेस कुछ प्रोटीन होती हैं, वो आके ये जो फालतू पोर्शंस हैं इनके दरमियान में भी उनको कर देंगी स्प्लाइस, और इस तरह करके एक सेट बना देंगी। देखें वी को हमने पर्पल से शो किया था, वी ये एडेनिन, ये थायमीन, ये डी जीन आ गई, फिर 2 साइटोसिन गुआनिन और लास्ट पे जे है। दूसरी साइड पे देखिए यहाँ पे एक थायमीन था तो वी के बाद टी आ गया, फिर डी आ गया, फिर साइटोसिन गुआनिन और जे जीन। इस तरह करके एक mRNA की चेन बन जाएगी। ये चेन फिर जो प्रोटीन बनाएगी वो इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास हैवी चेन में, क्योंकि अभी हम हैवी चेन बना रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं किस तरह इंसर्ट होगी। ये देखें, ये मैंने असल में जो एक इम्यूनोग्लोबिन होती है, चेन होती है, उसका कांस्टेंट रीजन तो तकरीबन यहाँ तक एक्सटेंड करता है, वेरिएबल यहाँ तक थोड़ा सा होता है। अगर मैंने समझाने के लिए ज़रा कांस्टेंट थोड़ा लिमिट की है, ये कांस्टेंट पोर्शन हो गया। आगे ये सेट बिल्कुल इसी तरह देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये जे, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये डी, ये न्यूक्लियोटाइड्स और ये वी बिल्कुल इसी तरह इंसर्ट हो गया। ये समझने के लिए था। अब बिल्कुल इसी तरह ये इंसर्ट नहीं होता, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। देखें यहाँ तक आ गया हमारे पास कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन। अब ये वेरिएबल पोर्शन में हमने वेरिएबल पोर्शन में हमने म्यूटेशन करवाई है। ये म्यूटेशन किस तरह आई है, जो वी वाला होता है ना वो इस साइड पे आके, ऑपोजिट साइड पे आके बाइंड करता है। ये वी जीन आ गया और ये डी जीन आ गया और ये जे जीन, डी जीन और जे जीन, इनके दरमियान में न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरह का होता है, वी डी जे, वी डी जे। इसलिए मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बताया था कि किस तरह इनकॉर्पोरेशन हो जाती है और कितनी स्पेसिफिक इनकॉर्पोरेशन होती है। मगर ये बिल्कुल इस तरह से हमारे पास एक फ़ाइनल चेन बन जाती है और इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ये मुख्तलिफ, लाइक हर इम्यूनोग्लोबिन चेन की एंटीजन बाइंडिंग साइट पे एक मुख्तलिफ ही रिसेप्टर होता है, हर एक डिफरेंट एंटीजन को रिकग्नाइज करने के लिए ये नेचर ने बनाया हुआ है। अब नेचर का एक और चेक पॉइंट, जो हमने हैवी चेन बनाई है ना उसको चेक भी करना होता है कि क्या ये काम की है, क्या ये सही बनी है या नहीं। तो वो किस तरह टेक प्लेस करता है। ये बी सेल पे एक हैवी चेन बन गई और टी सेल में हमने एक बीटा चेन बनाई थी। इनके साथ एक सरोगेट चेन आके बाइंड कर जाएगी। लाइक एक सैंपल की लाइट चेन होती है, वो आके इनके साथ बाइंड कर जाती है और वो देखती है, वो बेसिकली इसलिए बाइंड करती है कि ये जो हैवी चेन बनी है क्या इसका फंक्शन ठीक है भी या नहीं, क्या ये सही रिकॉम्बिनेशन बना है, आई मीन ये रिकॉम्बिनेशन फंक्शनल है या नहीं। अगर तो ये रिकॉम्बिनेशन फंक्शनल हुआ और ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ तो इन चेन्स की रैपिड, जो एक सक्सेसफुल हो जाती है चेन, उसकी रैपिड डिवीजन शुरू हो जाती है और सेल सिग्नल देता है कि ये चेन ठीक है, ये काम कर जाएगी, इसको और ज़्यादा बनाओ। तो इस तरह इसके चेक पॉइंट भी पास हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है रैंडम असॉर्टमेंट। रैंडम असॉर्टमेंट क्या हुआ, कांस्टेंट पोर्शन अगेन वो तो सेम ही होता है, वो तो स्लाइट माइन्यूट डिफरेंसेस उनमें आते हैं। मगर जो वेरिएबल पोर्शन है, देखें ये एक ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है और एक ये एंटीजन बाइंडिंग साइट एक ये है और एक ये है। यहाँ पे देखें तो क्या सीक्वेंस है, जे न्यूक्लियोटाइड, डी न्यूक्लियोटाइड, वी, यहाँ पे ये सीक्वेंस आ गया। इसके कांस्टेंट पोर्शन के एंड पे क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वी डी जे, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड फिर ऐड नहीं हुआ।
तो अगेन विद इन एन इम्यूनोग्लोबिन भी डाइवर्सिटी ऐड होगी है कि यहाँ पे कोई और एंटीजन आके बाइंड कर सकता है जो कि इस शेप के एनालॉगस होगा, और यहाँ पे कोई और एंटीजन आके बाइंड कर सकता है जो कि इस शेप के एनालॉगस होगा। इस तरह रैंडम असॉर्टमेंट फाइनल स्टेप होता है एक चेन की कंप्लीशन का। आगे आते हैं लाइट चेन। लाइट चेन तो बहुत ईजी है। लाइट चेन में ना डी जीन नहीं होता, बस वी और जे जीन्स होते हैं, उनकी रिकॉम्बिनेशन, वही सारे स्टेप्स जो हमने पहले समझ लिए हैं। रिजल्ट में हमारे पास ये आ जाएगा। वहाँ पे हमने एक एक डिटेल देखी थी किस तरह ये mRNA की स्टेट अचीव करते हैं, मगर यहाँ पे डायरेक्ट देखें वी और जे में एफिनिटी पैदा होगी, रिकॉम्बिनेशन होगा, इनएक्यूरेसी होगी, और ये फाइनल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर इसको भी हैवी चेन के साथ टेस्ट किया जाता है, और इसको सेल्फ रिएक्टिविटी के साथ भी, इन केस ये जो लाइट चेन बनी है ये सेल्फ रिएक्टिव हो, ये बॉडी के अपने एंटीजन्स के खिलाफ काम कर जाए, तो इसका रिकॉम्बिनेशन मेकअप चेंज कर दिया जाता है। और हर चेन का तब तक चेंज किया जाता है जब तक सारे जेनेटिक मेकअप्स इस्तेमाल ना हो जाएं, और अगर सारे इस्तेमाल हो जाएं फिर भी जो चेन बनी है वो सेल्फ रिएक्टिव होती है, तो फिर वो ख़त्म कर दी जाती है। इस तरह कुदरत का निज़ाम था कि एक एंटीजन बाइंडिंग साइट की मॉडिफिकेशन करना, और हमें पॉसिबिलिटी रखना कि हर जो भी एंटीजन एंटर हो उसके लिए एक बाइंडिंग साइट मौजूद हो। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो पसंद है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड शेयर विद अदर पीपल हु यू थिंक मस्ट लैक दिस नॉलेज। और थैंक यू फॉर लिसनिंग सो फार।